नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का चैप्टर कवर करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, जो कि इकोनॉमी का पहला चैप्टर है। ये कौन सी वीडियो है? ये इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट पहला हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होती है और शायरी गाने चलते रहते हैं। मैंने कल आपको एक गाना सुनाया था और आपने मुझे बताया नहीं मेरा गाना कैसा था, तो कोई नहीं, चलिए आज बता दीजिएगा। ओके, अब हम अपना चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, बट इससे पहले हमने कल कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम, इसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में एक छोटा सा डब्बा दिया हुआ है, जो कल बताया था वही इसमें बताया गया है, पर आप कहते हो तो मैं दोबारा बता देती हूँ। तो वो उसमें क्या बताया गया है? उसमें ये बताया गया है कि भैया देखिए, आपका इस तरीके से कुछ डब्बा दिया हुआ है ना। ओके, इसमें एवरेज इनकम के बारे में बताया गया, जैसे कि आपको दिखा रखा है यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ 2 कंट्रीज। यहाँ पे 2 कंट्रीज दी गई है, एक है कंट्री ए, एक है कंट्री बी। ठीक है, उसमें कुछ 5 लोग लिए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है 5 लोग लिए गए हैं। हर एक की जो इनकम है वो अलग अलग बताई गई है। जैसे कि इसकी है 9500, इसकी 10500, इसकी 9800, इसकी 10,000, इसकी 10,200। इस तरीके से कंट्री ए के लोगों की इनकम है। अब ये पूछ क्या रहा है? अब ये पूछ रहा है कि आप कौन सी कंट्री में जाना पसंद करेंगे। अब आप ये सोचोगे कि भैया ये जो कंट्री बी है इसमें क्यों ना कूद पड़े, क्योंकि इसमें जो 5वां इंसान है उसकी इनकम देखिए कितनी है, 48,000। ठीक है, 3 0 है उसके पीछे। तो ये जो उसकी इनकम है, इसको सोचकर सब कंट्री बी की तरफ बढ़ेंगे। पर ये सोचो कि भैया जब आप निकालोगे तो एक एवरेज पर्सन की इनकम यहाँ कम आएगी, यहाँ ज्यादा आएगी। तो हम क्या लेते हैं? हम एवरेज इनकम को ही तो लेते हैं। तो एवरेज इनकम, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, कंट्री ए में जाना पसंद करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, कंट्री ए इज प्रेफर। हम कंट्री ए को प्रेफर करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो इनकम है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मतलब ये कि भैया सब लोगों के पास इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। किसी के पास 500 का है, किसी के पास, मतलब डिफरेंस जो है वो ज्यादा नहीं है एज कंपेरिजन टू बी। ठीक है, क्योंकि एक 500 ले रहा है, एक 48,000 ले रहा है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कंट्री ए के अंदर। तो हम कंट्री ए को प्रेफर करना चाहेंगे। हाँ, कंट्री ए को प्रेफर करना चाहेंगे। बस इसमें ये बताया गया है। अब देखो, ये कंडीशन मुझे बहुत अच्छी लगी कि कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, जिसमें कोई रिच नहीं है कोई पुअर नहीं, बेचारे 4 कुर्सी फंस के बैठे हैं। ठीक है, फंस के बैठे हैं, भाई तो पढ़ा ले थोड़ा, इस तरीके से फंस के बैठे। पर जिसमें रिच और पुअर दोनों है, बस ये फैल के बैठा है, ये 2 कुर्सी बैठे और एक 4 कुर्सी में बैठा है। बताओ, हद कर दी, लेट रहा है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। अब हम पढ़ते हैं कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, हाँ जी, इनकम और दूसरे क्राइटेरिया के बारे में अब आप देख लेते हैं। देखो कितना सतरा लिख रखा है, प्यार दिल आ गया बिल्कुल। हाँ देखो, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इसमें क्या बताया गया है। जैसा कि हम पीछे देख के आए कि भैया क्या होता है, एक पर्सन है जिसके गोल होते हैं, वो क्या सोचता है, उसकी अच्छी इनकम हो, उसके साथ साथ वो ये भी सोचता है कि भैया उसकी रिस्पेक्ट हो, उसे रिस्पेक्ट दी जाए, उसे सिक्योरिटी दी जाए, उसे फ्रीडम दी जाए और उसका डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, सोचता है। अब यदि कोई नेशन की बात की जाए, यदि कोई नेशन की बात की जाए तो वो क्या सोचेगा। ठीक है, तो वो क्या सोचेगा, अब इसमें बढ़ेंगे। ठीक है, अब वो सोचेगा कि भैया इनकम तो ज्यादा हो और भी तो फैक्टर है जो ज्यादा होने चाहिए। तो अदर फैक्टर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहां पर दे रखे हैं 3 स्टेट, हरियाणा, केरला, बिहार। ओके, ठीक है, 3 स्टेट दे रखे हैं। अब यहां पर क्या बताया गया है कि भैया 2000
अंदर 2019 के अंदर जो हरियाणा है उसकी पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम, ठीक है, कि हरियाणा की एवरेज इनकम, केरला की एवरेज इनकम, बिहार की एवरेज इनकम एक साल की, ठीक है। तो हरियाणा की दे रखी है 236,147, ठीक है, 236,147, ठीक है, ये दे रखी है भैया हरियाणा की एक साल की, ठीक है, क्या 236,147, ठीक है, समझ में आया। केरला की दे रखी है 204,105, 204,105, ठीक है, एक साल की, ये भी क्या है, 1 ईयर की है ना, एक साल की ही तो है। अब बिहार की देखो, बिहार की दे रखी है 40982, 40982, ये क्या है, यह पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम। अब इससे हम देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है, यदि हम पर कैपिटा इनकम इज मेजर फॉर डेवलपमेंट, यदि पर कैपिटा इनकम से हम नापे भाई कंट्री को, इसके पर कैपिटा इनकम कुछ ज्यादा लग रही है तो ये कंट्री ज्यादा डेवलप्ड होगी। इसके साथ साथ तो यदि हम इस तरीके से कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम जिसकी ज्यादा वो ज्यादा डेवलप्ड, सही बात है, सही तो बात है, गलत क्या है इसमें। पर इससे हमें क्या पता चलता है कि भैया हरियाणा की सबसे ज्यादा है पर कैपिटा इनकम, तो हरियाणा क्या होगा, सबसे डेवलप्ड। बिहार की कम है सबसे इन तीनों में, तो बिहार क्या होगा, कम डेवलप, यही कहेंगे, हाँ यही कहेंगे, लीस्ट डेवलप बिहार हो गया, हरियाणा मोस्ट डेवलप हो गया। अब क्या आता है, अब हम दूसरे फैक्टर्स भी देखते हैं, ठीक है, दूसरे फैक्टर्स भी देखते हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं, अब ये टेबल दी हुई है, इन्फेंट लिटरेसी रेट और जो नेट अटेंडेंस रेशियो है। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है, ये देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट करता है कि भैया एक साल के अंदर जो ऐसे बच्चे जिनकी मृत्यु एक साल के अंदर अंदर हो गई, जैसे 1000 बच्चे थे, ठीक है, 1000 बच्चे हैं और उनमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी मृत्यु उनका फर्स्ट बर्थडे कंप्लीट होने से पहले हो गई, ठीक है, तो वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इट इंडिकेट द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, as a proportion of 1000 live children birth in that particular year, कि भैया एक साल के अंदर मतलब ऐसे बच्चे जो कि हम मान लेते हैं कि भैया कितने बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, ठीक है, 1000 बच्चे हैं और उनमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है एक ईयर, उनका मतलब फर्स्ट जो बर्थडे था, ठीक है, उसको फर्स्ट बर्थडे जो है उनका मनाने से पहले, ठीक है, फर्स्ट बर्थडे, ठीक है, भी उनका कंप्लीट नहीं हुआ और उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये पूछ लेता है कि व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, सो इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अब ठीक है, अब आता है लिटरेसी रेट कि भैया साक्षरता दर कितना है, क्या सुना नहीं, साक्षरता दर मतलब कि भैया कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो मेजर द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल इन द 7 and above एज ग्रुप, 7 और 7 से ऊपर कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, ओके, ठीक है, मतलब लिटरेसी रेट क्या है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बस। अब नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 14 and 15 ईयर एज ग्रुप, ठीक है, मतलब ऐसे 14 और 15 साल के बच्चे जिनकी एज 14-15 है और वो जा रहे हैं स्कूल। अब स्कूल जा रहे हैं तो अटेंडेंस स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, कितने बच्चे जो 14 और 15 साल के हैं वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, वो है नेट अटेंडेंस रेशियो। मैं मान लो अगर मैं 15-16 साल की हूँ, 14-15 साल की हूँ, ठीक है, तो मैं स्कूल जा रही हूँ या नहीं,
अटेंडेंस रेशो नहीं जा रही, नेट अटेंडेंस रेशो कम, जा रही तो बढ़ गया। अब देखो कि भैया हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 30, मतलब 1000 बच्चों में से 30 बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना पहले बर्थडे मनाने से पहले ही गुजर जाते हैं, जो अपना पहला बर्थडे मनाने से पहले ही गुजर जाते हैं। केरला के अंदर 7, ये ऐसा हो सकता है कि भैया ये चेंज हो, क्योंकि नई बुक में चेंज हो सकता है, नया वो दे रखा होगा यहाँ पर, ठीक है, नए के हिसाब से दे रखा होगा। केरला के अंदर 7 बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना पहला बर्थडे बनाने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। बिहार के अंदर 32 बच्चे ऐसे हैं जिनका पहला बर्थडे मनाने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सबसे ज्यादा मृत्यु कहाँ हुई? बिहार में। तो बिहार में सबसे ज्यादा मृत्यु हुई। हरियाणा डेवलप तो है, कहां गया? ये रहा मोस्ट डेवलप, पर इसका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना कम क्यों है? पॉइंट की बात है भाई, पॉइंट की बात है कि भैया 30 क्यों ले रहा है? केरला तो दूसरे नंबर पे था, कभी भी साथ ले गया, और क्या यहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम, मतलब कहां का है? सबसे कम कहां का है? बिहार का। अब आप कहोगे केरला का है, सबसे ज्यादा है केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब सबसे कम जहां बच्चे मर रहे हैं ना, सबसे कम जहां बच्चे मर रहे हैं उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उतना ज्यादा, ठीक है, और सबसे ज्यादा जहां बच्चे मर रहे हैं उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उतना कम, ठीक है। जैसे कि मैंने जितना ज्यादा खाया मेरे पेट में उतनी जगह कम, ठीक है, और मैंने जितना कम खाया मेरे पेट में उतनी जगह ज्यादा, इसी तरीके से, ठीक है। अब लिटरेसी रेट भैया कितने लोग पढ़े लिखे हैं? हरियाणा के अंदर 82% लोग पढ़े लिखे हैं, केरला के अंदर 94% लोग पढ़े लिखे हैं, बिहार के अंदर 62% लोग पढ़े लिखे हैं। अब यहां पता चलता है कि भैया केरला तो यहां पे बाजी मार रहा है, लिटरेसी रेट इसका ज्यादा है तीनों से। आगे चलो, ओ बेटे, नेट अटेंडेंस रेशो 61 है हरियाणा का, 83 है केरला का, बिहार का है 43, ठीक है। मतलब भैया केरला के अंदर 83% बच्चे हैं 100 के अंदर से, मतलब 100 में से 83% जो बच्चे हैं, 83 बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं स्कूल। हरियाणा में 61 और बिहार में 43, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है? बाकी सभी चीजों में तो ये ज्यादा है, बाकी सभी चीजों में तो केरला वो अव्वल है, ठीक है, पर हरियाणा बिहार रह गए पीछे, रह गए। अब यहीं पे यही बात आ जाती है कि अब कौन कितना डेवलप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया कि 70 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, मतलब 70 साल, ठीक है, 70 साल इंडिपेंडेंस, ये 2018 में 70 साल हो गए थे, तो मेट्रो सिटीज आ गई थी, ठीक है, और यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह, शॉपिंग वगैरह, मॉल बन भी चुके थे। पर अभी क्या हुआ कि ये जो अटेंडेंस रेशो है इतना ज्यादा, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशो इतना ज्यादा नहीं बढ़ के दिया, ठीक है। तो हमें सीधा से ही पता चलता है कि भैया हम ऐसे नहीं बता सकते कि कौन कितना डेवलप है, उसके साथ दूसरे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं कि भैया ये, अरे यहाँ डेवलप तो है पर इसमें ये फैक्टर्स की कमी रह गई, ठीक है। बच्चा पढ़ता तो अच्छा है बट खेलता शरारत ज्यादा करता है, इसी तरीके से बात यहाँ हुई है। सारा कवर हो चुका है। और एक बात ये भी बताई गई है कि भैया केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हरियाणा के, मतलब जो हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो केरला के 3 टाइम है, मतलब 3 टाइम ज्यादा है केरला का हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किससे? केरला से। इसका 7 और इसका 30 है ना। तो ये होता है अब फिनिश। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। यदि आपको समझ में आ गया तो चमक गया, है ना। ओके, चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। अब हम आ जाते हैं पब्लिक फैसिलिटीज पर। अब ये पब्लिक फैसिलिटीज है क्या, ये समझ लेते हैं, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है कि आप जरा बोर हो रहे हो। यदि आप बोर हो रहे हो तो कोई नहीं, मजा करेंगे इसमें और ज्यादा, ठीक है। पर इससे पहले क्या, चलो एक बात करते हैं, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा पढ़ाई वाला मूड नहीं रखते हैं।
आपने वो गाना सुना है, होली होली हसल मुकाम होंदाया सॉन्ग, ठीक है, मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं गा के दिखा सकती हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए कौवे जैसी आवाज में। तो सुनना पसंद करेंगे? नहीं तो भी करेंगे, ठीक है, तो चलो गाओ, मेरे साथ साथ गाओ। होली होली हसल मुकाम होंदाया, होली होली मेहनतां दा नाम होंदाया, पहला पहला हर बदाम होंदाया, दुनियादारी च जो तराश करके अपने च रख विश्वास करके, आम जे मुंडे जिन्हें खास बंदे। बढ़िया सॉन्ग यार, मजा आता है इसे सुनने में। अब थोड़ा सा देख लो, ठीक है, फिर बाद में आपको एक और अच्छी तगड़ी सी शॉर्ट भी सुना के दिखाएंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम, कि भैया जो एवरेज पर्सन है, कहाँ का, हरियाणा का, हरियाणा के तो होते तगड़े हैं, हाँ ठीक है, तो एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला, कि भैया जो हरियाणा का एक एवरेज पर्सन, फिर जस्ट पीछे क्या है कि हरियाणा की एवरेज इनकम ज्यादा है, केरला की कम है, तो हरियाणा का पर्सन ज्यादा कमाएगा एज कंपेयर टू केरला, ठीक है। ये बात यहाँ बताई हुई है कि भैया एवरेज पर्सन जो कि हरियाणा में है उसकी इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू द एवरेज पर्सन इन केरला, ठीक है, केरला, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इससे पर ये हमने देखा कि भाई इनकम तो ज्यादा थी, पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, ये जो क्रूशियल एरियाज थे, इनमें तो ये इससे पिछड़ा हुआ है हरियाणा, ज्यादा अच्छा तो नहीं है, ठीक है। हाँ, इससे एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि मनी इन योर पॉकेट, पैसा, मनीशन इन योर पॉकेट कांट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, कि भैया जो आपके पॉकेट में, जो आपकी पॉकेट में पैसा है, जो आपकी पॉकेट है, ठीक है, क्या है ये पॉकेट, जो आपकी पॉकेट में जो मनी है, जो गुड है, ठीक है, गुड वो भैंस वाला गुड नहीं, गुड्स मतलब जो भी सामान, ठीक है, एंड सर्विसेज, उससे मतलब आपकी जो जेब में पैसा है उससे आप कोई भी सामान और सर्विसेज नहीं खरीद सकते, ठीक है, कांट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे नीड टू लिव वेल, ठीक है, जो कि जरूरत होती है जिनकी एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। अब पैसे से, ठीक है, क्या आप सब कुछ खरीद सकते हो, सब कुछ A to Z खरीद सकते हो क्या? नहीं खरीद सकते। अब एक देखो यहाँ पे, income by itself is not a complete adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use, कि भैया जो पैसा है, यहाँ पे कहने की बात यही है कि पैसे से आप पर्याप्त, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज, आप वो सारी चीजें नहीं खरीद सकते हैं। पैसा ही कंप्लीट नहीं है, पैसे से ही आप सभी चीजें नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप बिस्कुट खरीद लो और चॉकलेट खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, पर आप सारी चीजें नहीं खरीद सकते। कुछ भी मतलब कि जो सामान लेने का है वो तो लिया जाएगा, बट जो सारी चीजें हैं वो नहीं खरीदी जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आप मटेरियल गुड्स, ठीक है, और सर्विसेज जो है, जो अपनी नीड्स है उन्हें तो पूरा कर सकते हो, पर अपनी जो लाइफ है, ठीक है, उसे अच्छे जीने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, फीलिंग्स वगैरह, आप उन्हें नहीं ले सकते पैसे से। इसी तरीके से जैसे कि मानो कोई कहेगा मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं एंटीना खरीद लूं, कह सकता है भाई पैसे हो तो कुछ कर लो, ये कहा जाता है, बट क्या पैसे से वो इंसान एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकता है जहां पे बिल्कुल भी पॉल्यूशन ना हो? ऐसा खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। क्या पैसे से वो इंसान ऐसी मेडिसिन खरीद सकता है जिनमें कोई भी केमिकल ना हो, मतलब अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन? क्या वो पैसे से अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन खरीद सकता है? खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता। हाँ, क्या, और वो क्यों नहीं खरीद सकता? तब तक वो अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन नहीं खरीद सकता जब तक वो एक ऐसी कमेटी में शिफ्ट ना हो जाए जिनके पास ऑलरेडी ऐसी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। आप भैया मान लो आप जा रहे हो कि अच्छी कमेटी के अंदर, वहां पे बहुत मिलती है अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है, वहां पे ऐसी मेडिसिन नहीं है, मतलब प्राकृतिक, जैसे कहते हैं कि प्राकृतिक तरीके से चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है, तो उस तरीके से बनाई जा रही हैं। अब वहां पे क्या होगा, प्राकृतिक चीजें तो बनाई जा रही हैं, अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन वहां पे। अब आप
अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन आपको सब जगह मिलती है, पर वहां पे स्पेशली मेडिसिन बनाई जा रही है। यदि ऐसी कमेटी में जाते हो तो नहीं मिलेगी अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन। थर्ड पॉइंट क्या बताया गया है कि मनी मे नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन। आप इन्फेक्शन से आप पैसे लगाओ, ठीक है, पैसे लगाओ। अब हमने देखा था भैया कोरोना आया, कोरोना में कितने लोगों की जान चली गई, ठीक है। तो इसी तरीके से भाई अब कोरोना आया, कोरोना के अंदर लोगों की जान गई, अब उनके पास भी तो इतने पैसे थे तो सही। अब जरूरी थोड़े है वो सारे लोग बचे जिनके पास पैसे थे, है ना, जरूर तो नहीं है। तो इसी तरीके से जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस डिसीज है, उससे मनी आपको नहीं बचा सकती। हाँ, अनलेस द होल, मतलब जब तक एक पूरी कमेटी उसकी तरफ प्रोटेक्टिव स्टेप नहीं लेती है तब तक वो चीज कंप्लीट नहीं हो सकती है। आया समझ। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि भैया हरियाणा की इनकम ज्यादा होने के बावजूद भी उसमें क्रूशियल एरियाज के अंदर वो पीछे रह गया। ये क्रूशियल एरिया के अंदर आगे बढ़ गया, इसकी इनकम बेशक ही कम थी। तो हमसे ये समझ पाते हैं कि जो भैया मनी होती है, मनी आपकी पॉकेट के अंदर है तो आप सब कुछ चीजें नहीं खरीद सकते। चॉकलेट खरीद लोगे, कॉपी खरीद लोगे, पेंसिल खरीद लोगे, फोन खरीद लोगे, कुछ भी खरीद लोगे, पर सारी चीजें जो कि लाइफ को अच्छी तरीके से जीने के लिए जरूरी होती है उनसे चीजों आप नहीं खरीद सकते। यस, अब देखो इनकम बाय इटसेल्फ कंप्लीटली एडिक्वेट नहीं है, ठीक है, मतलब पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, सर्विसेज आप ले सकते हो, ऐसी चीजें नॉन मटेरियल, जो मटेरियल है वो सब कुछ ले सकते हो, पर नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है, वो सारी आप नहीं ले सकते। किसी की फीलिंग्स, ठीक है, नहीं ले सकते हो, और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं ले सकते हो, अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन नहीं ले सकते हो, इन्फेक्शियस डिसीज जो है उनसे प्रोटेक्ट नहीं हो सकते जब तक प्रॉपर स्टेप ना ले जाए। अब आता है कि भैया बेस्ट वे एंड ऑल्सो द चीपेस्ट वे टू प्रोवाइड दीज गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। अब यदि ये करना ही है, यदि जैसे कि एग्जाम्पल के तरीके से देखो भैया, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, एक तो ऐसा हो कि भैया पूरी वो है एक क्या कहते हैं बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हर एक लोग अपना अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखे, ठीक है, हर एक लोग अपना रखे, और एक ये हो कि सभी लोग मिलजुल कर 3-4 रख ले, सब अपना अलग अलग रखे, सब अपना अलग अलग रखे। इससे अच्छा तो यही होगा कि सबके 5 या 6 बॉडीगार्ड रख लिए जाएं। बढ़िया हुआ कि नहीं कि भैया होल जो लोकेलिटी है उसकी सिक्योरिटी जो है वो उसके लिए मतलब पूरी के लिए एक हो, या फिर हर एक हाउस की अपनी प्राइवेट हो सिक्योरिटी, ठीक है, कि भैया मैं तो हनुमान हूं, मेरे पीछे 10 बॉडीगार्ड चलने चाहिए, इस तरीके से। और दूसरा कहे मैं तो भीम हूं, मेरे पीछे 2 चले वो बहुत, फिर चुटकी कहे मेरे पीछे भी 2 चलने चाहिए, फिर राजू कहे मेरे पीछे भी 2 चलने चाहिए, फिर वो जो बंदर होता है उसका नाम क्या होता है, बंदर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो बोलेगा मुझे भी 2 बॉडीगार्ड चाहिए, ठीक है। इस तरीके से सब रखें तो इससे अच्छा तो क्या हुआ कि भैया सब अपने एक साथ ही रख ले, है ना, अच्छी बात हुई ना। तो इसी तरीके से जैसे कि मान लो भैया किसी के पापा के पास इतना सारा पैसा है और उसकी बच्ची या बच्चे को स्कूल में जाना है, अब वो कहे कि बेटा तेरे लिए सोने का स्कूल बनवा देगी, ठीक है। अब वो अपना सोने का स्कूल बनवाए, एक जगह हम है, कोई नहीं हम है, अब हम अपना प्राइवेट स्कूल तो नहीं बना सकते, बट हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो सारी मिलकर एक वो बना दे, एक स्कूल बना दे या गवर्नमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल करा दे। तो इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया कि स्कूल प्रोवाइड किया जाए। भाई जरूरत तो नहीं है कि सबके स्कूल क्या हो, प्राइवेट हो, जरूरी तो नहीं है, हम भी तो झेल रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से सबके प्राइवेट ना होने पर कलेक्टिव गुड अप्लीकेबल वहां पे हो जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे रखा है केरला का कि केरला के पास लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? मैंने आपको ये बता दिया कि केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो ज्यादा है, ठीक है, पर हमने क्या देखा, केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था, 7 था, ठीक है। हरियाणा का कितना था, 30 था, बिहार का कितना था, 32 था, ये देखा था।
तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम तो केरला का ही है। मैं ये गलती से ये बोल गई शायद कि भैया जिसका ज्यादा कम है उसका उतना ही ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं, ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हुआ तो ज्यादा मरेंगे, ठीक है, ऐसा ही तो होगा। तो ये सही बात है, आपने मुझे गलती करते हुए पकड़ लिया, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे पकड़ लिया करो गलती करते हुए, ठीक, बहुत अच्छी बात होती है। मुझे बता दिया करो कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, समथिंग इज डिफरेंट और समथिंग इज रॉन्ग हियर, ओके। हाँ, तो भैया केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 7 है, मतलब सबसे कम है। तो सबसे कम हो गया तो क्यों है भैया केरला में इतने कम बच्चे क्यों मर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि वहां का लिटरेसी रेट ज्यादा है। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट का क्या संबंध कि भैया ज्यादा एजुकेटेड पर्सन होंगे तो अपने बच्चों की हेल्थ की केयर ज्यादा करेंगे। अब ज्यादा करेंगे तो कम बच्चे मरेंगे, कम बच्चे मर रहे हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम होगा। तो एजुकेटेड पीपल है, ठीक है, और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आगे पीडीएस, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये क्या है? इसमें लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किए जाती है चीजें, न्यूट्रिशन चीजें, ठीक है। तो इतना सा टॉपिक था, इसमें ये बताया गया है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर चल देते हैं कि भैया ह्यूमन का इंडेक्स, कॉपी में तो इंडेक्स देखा था, अब ये ह्यूमन का इंडेक्स क्या होता है? ह्यूमन बेबी, ठीक है, ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन है, ये इसका नाम है, ये गांव है इसका, यहाँ पे रहते, इसका मोबाइल नंबर ये है। इस तरीके से होगा क्या? अब थोड़ा सा दिमाग लगा के हम उसे सोच के समझ लेते हैं। अब हम आ जाते हैं बॉडी मास इंडेक्स पर और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पर कि भैया ये बॉडी मास इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है क्या। अब ये जो मास है ना, अब यहां तक तो सीमित है कि भैया मास होता है, वेट और मास एक है। बट जब आप 11वीं क्लास में, 11वीं कक्षा में जाते हो, ठीक है, 11th क्लास में जब आप जाओगे और आपने यदि नॉन मेडिकल ली है तो आपका बेड़ा होगा गर्ग। वो कैसे? केमिस्ट्री में मास और वेट होता है सेम, फिजिक्स में मास कुछ और वेट कुछ और, इस तरीके से होता है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं बॉडी मास इंडेक्स है क्या, ठीक है। देखो भैया बॉडी का मास या वेट, एसएस में मास वेट एक ही है, ठीक है। तो देखो भैया डिवाइडेड द मास इन केजी, जो मास आपका केजी के अंदर है उसे डिवाइड कर देना हाइट के स्क्वायर से, ठीक है। मतलब जो भी आपका मास है, ठीक है, मास डिवाइडेड बाय जो आपकी हाइट है, ठीक है, उसके स्क्वायर से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका बॉडी मास इंडेक्स। सीधी सी बात है। तो यदि हमें इसे बढ़ा चढ़ाकर लिखना है, अब ये एक नंबर में इतना थोड़ी ना लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स इज द, ठीक है, इज द वैल्यू दैट इज ड्राइव फ्रॉम मास एंड क्या गया ये हाइट, ठीक है, फ्रॉम मास एंड हाइट, ठीक है, डिवाइडेड द मास by square of height is body mass, where the mass is taken in kg and the height is taken in meters, ठीक है, and it is expressed in kg per meter square, ठीक है। इस तरीके से हम उसे लिखेंगे, ओके, आया समझ में? ओके, चलो आगे देखो। यदि एक लड़की है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक बच्ची है, is 14 year old and 8 month old, 14 and 8 month old मतलब 14 साल और 8 महीने की है लड़की, ठीक है, 14 साल 8 महीने की है, तो उसका जो BMI है मतलब बॉडी मास इंडेक्स है, वो यदि 15.2 है तो वो अंडर नरिश्ड है, मतलब कुपोषण का शिकार है। ये जो है ना भाई आपकी जो बुक है इसके लास्ट में दी हुई है बॉडी मास की, आप देखो और बताओ भैया आपका बॉडी मास कितना है, ठीक है, फिर मैं भी बताऊंगा, मुझसे पूछेगा कोई कि मेरा बॉडी मास कितना है, ठीक है। आगे देखो कि एक लड़की है, यदि वो 14 साल 8 महीने की है और उसका बॉडी मास इंडेक्स 15.2 है, कितना? 15.2 है, तो वो अंडर नरिश्ड है, मतलब
कुपोषण का शिकार है, ठीक है। उसके बाद यदि एक लड़का, यदि एक बॉय है जिसकी एज है 15 ईयर्स एंड 6 मंथ, ठीक है, 15 साल 6 महीने का यदि कोई लड़का है, तो यदि उसका बॉडी मास 28 है तो वो ओवर नरिश्ड है, मतलब ज्यादा भारी है, ठीक है। ओवर वेट है, ज्यादा भारी, ज्यादा वजन का है उसमें, ठीक है। उसके मास ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, इसका मतलब ये पता चलता है, ठीक है। इतना आया समझ में कि बॉडी मास क्या होता है। बॉडी मास इंडेक्स और कुछ नहीं है, आपका जो मास है उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, आपके मास को डिवाइड कर दो आपके हाइट के स्क्वायर से, ठीक है। मास आपका केजी में हो और जो आपकी हाइट है वो मीटर में हो, ठीक है, तो आपका बॉडी मास इंडेक्स आ जाता है। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पर कि भैया ये ह्यूमन HDR क्या है, व्हाट इज दिस HDR फुल फॉर्म, 1 नंबर का क्वेश्चन। ओके, इनकम, देखो हम जानते हैं कि इनकम इज इनएडिक्वेट, ये जो हमारी इनकम होती है वो इनएडिक्वेट मेजर होती है ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब इनकम से किसी भी की डेवलपमेंट हम नहीं देख सकते हैं कि भैया किसी की इनकम इतनी है तो उसकी इतनी डेवलपमेंट है, ठीक है। पीछे देख के आए ना केरला, केरला की इनकम कम है पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है उसका, ठीक है, और उसमें मतलब बहुत जो लिटरेसी रेट है वो ज्यादा है, ठीक है, और जो नेट अटेंडेंस रेशियो वो भी ज्यादा है। इस तरीके से देख के आए ना, तो हमारे जो अदर फैक्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो कौन से हैं, ठीक है, फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स कौन से हैं कि भैया हमारी हेल्थ कैसी है, मोटे हैं, पतले हैं, सुकड़े हैं, सीधे हैं, टेढ़े हैं, कैसे हैं, ठीक है। हेल्थ, हमारी एजुकेशन, या अंग्रेजी बोलनी आती है या नहीं, ठीक है, तो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और क्या हो गया भैया, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू मेजर द डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी डेवलपमेंट को मेजर करती है कि हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये जो है वो अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि किसके साथ साथ, इनकम के साथ साथ जरूरी होते हैं। हाँ, अब ये ह्यूमन क्या है, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो भाई, क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो हमारा। देखो भैया ये कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, बस यूएनडीपी की फुल फॉर्म याद करो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बस यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसकी डेफिनेशन नहीं, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। अब ये क्या करती है, ये कुछ नहीं, ये खाली बैठी है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल खाली। अब करती क्या है, देखो यूएनडीपी पब्लिश करती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहां से आ गई, जो यूएनडीपी होती है ये क्या करते हैं, पब्लिश करती है किसको, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करिए, इसमें क्या होगा, अब इस रिपोर्ट जो है उसमें क्या आता है, इस रिपोर्ट में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कंट्रीज बेस्ड ऑन, मतलब इस रिपोर्ट में क्या क्या देखा जाता है कि भैया आपकी आय कितनी है, आप कितने एजुकेटेड हैं, हेल्थ कैसी है, ठीक है, जो सारे फैक्टर्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो और क्या था, लिटरेसी रेट, ये सारे आते हैं। और इन तीनों के मिक्सचर को ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब किसी भी ह्यूमन की डेवलपमेंट इंडेक्स निकालना है कि ये सबसे ज्यादा डेवलप ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से। तो हम इन तीनों चीजों के बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है ये निकालते हैं, ठीक है। हाँ, तो इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, ये क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए जरूरी होता है। आया समझ में। और जो इतना समझ में आया कि भैया ये क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो है क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश करी जाती है, ठीक है। इसके अंदर हम इनकम, एजुकेशन और हेल्थ को देखते हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम कैसे देखते हैं, इनकम, एजुकेशन और हेल्थ, इन सभी के बेसिस पर किसी का भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है। ये उसके बाद आपको दे रखा होगा एक नीचे एक डब्बा, ठीक है। अब यहां पर एक और बात बताई गई है कि भैया जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बताया गया है। अब ये क्या है कि भैया कोई भी एक पर्सन है वो कितने एवरेज साल जीता है, जैसे मैं है, ऐसा हो सकता है कि मैं भगवान बन जाऊं, मैं 100 साल तक जीऊं,
ऐसा हो सकता है तुम 100 साल तक जियो, ऐसा भी हो सकता है कि कल ही मृत्यु हो जाए किसी की, हो सकता है, ठीक है। तो भाई कितने साल तक वो आदमी जिए, उसका एवरेज परफॉर्मेंस जो है वही क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। कितने साल कोई जीता है उसका एवरेज निकाल दो तो वो आ जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। अब 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 जो वर्ल्ड बैंक है वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक निकालता है, वो वर्ल्ड बैंक की है, वो अलग स्टेटमेंट है, हमें पढ़ना था इसके बारे में, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब एक बात आती है कि भैया ये जो डॉलर्स हैं इन्हीं में क्यों काउंट किया जाता है, ये आगे बताऊंगी, पहले ये देख लो। ये क्या है कि श्रीलंका, जो आपका जो नीचे डब्बा दिया हुआ है ना, वो मैंने ड्रॉ नहीं किया है, आप मैं यहाँ से बता देती हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है बस, ठीक है। उसमें मतलब बताया गया है कि इतना इसका ये है, मतलब लिटरेसी रेट तो हमने पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कैसी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर कौन सी कंट्री पहले आती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर 189 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो इंडिया की पोजीशन उसमें कितनी है, तो देखो श्रीलंका जो है ना वो 73rd नंबर पर आता है, ठीक है। किसके ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो श्रीलंका है वो 73rd नंबर पर आता है, जो कि इंडिया से भी ज्यादा है। इंडिया जो है वो 130 नंबर पर आता है, 130, ठीक है, नंबर पर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर। और जो नेपाल है वो 143 और बांग्लादेश है वो 134 पर आता है। इसमें बस इतना बताया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, पहले इसे दोबारा मैं बता देती हूँ कि श्रीलंका कब आता है, 73 पर आता है, और इंडिया कब आता है, 130 पर आता है ना। जो नेपाल है वो 143 पर आता है, बांग्लादेश 134 पर आता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत कहाँ पर है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर। यदि आपको ये चीजें पता है तो बहुत अच्छी बात है। जो बॉडी मास इंडेक्स है इसके ऊपर आपको इसकी स्टेटमेंट पर कमांड रखनी है, ठीक है। ओके, ये होता है। अब हम चलते हैं भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। हम पढ़ के तो ज्योग्राफी में भी आए हैं कि ऐसी डेवलपमेंट जो हो बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए और जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी, रिक्वायरमेंट को पूरी करे। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये सेम है, क्या ये अलग है, फिर उसमें डॉलर की भी बात मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए चलते हैं। अब हम आ जाते हैं पर कैपिटा इनकम को डॉलर में ही क्यों कैलकुलेट किया जाता है भैया, रुपी में या फिर जो चाइना की करेंसी है, ठीक है, या किसी और की करेंसी में क्यों नहीं मेजर किया जाता। अब ये डॉलर का इतना खास क्यों है, इस डॉलर में ही क्यों मेजर किया जाता है, अब ये देख लेते हैं। देखिए, फॉर ऑल कंट्रीज, सभी कंट्रीज के लिए, जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज के लिए डॉलर में इसीलिए मेजर किया जाता है सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड, कि भैया यदि सबकी अलग अलग लेंगे तो कितनी प्रॉब्लम आएगी। इंडिया की रुपी हो गया, चाइना की युआन हो गया, ठीक है, पाकिस्तान की कुछ और है, ठीक है। तो सबकी अलग अलग यदि होगी तो किस तरीके से कंपेयर किया जाएगा। ऐसा भी तो होता है कि कोई करेंसी है उसकी वैल्यू कम है, ठीक है, और जो एक करेंसी जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, ठीक है, तो डॉलर है वो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे यही बताया गया है कि जो डॉलर है इसीलिए उसे चूज किया गया कि भैया सभी जो है उन्हें एक तरीके से कंपेयर किया जा सके, एक वैल्यू में कंपेयर किया जा सके, जो कि यूएस डॉलर दिस हमने देखा था कि यूएस डॉलर जिसकी इंडिया की कितनी है पर कैपिटा इनकम, यूएस डॉलर 6700, ठीक है। तो इंडिया किस में आता है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर आता है। उसी तरीके से इसी वजह से तो इसे यूएस डॉलर में कैलकुलेट किया गया था, हाँ यही कारण था। अब देखिए, इट इज ऑल्सो डन इन अवे सो दैट अवे ओके it is also done so that every dollar would buy the same amount of goods and services in any country। किसी भी कंट्री में जाओ, ठीक है, आप $1 दे रहे हो तो $1 की जितनी वैल्यू है उतना ही सामान मिलेगा। इंडिया के अंदर आते हो $1 रुपी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और आपको सामान मिलता है। तो किसी भी कंट्री में आप जाते हो तो जो $1 आपके पास है उससे जितना आपने इंडिया में सामान खरीदा उससे आप दूसरी कंट्री में जाते हो तो उतने रुपए का ही आपको सामान मिलेगा। जैसे कि देखिए, डॉलर है, ठीक है, आप डॉलर कहीं पर भी लेके जाते हो, जैसे कि इंडिया है,
इंडिया के अंदर डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो इंडियन करेंसी में रुपए बढ़ जाते हैं। कोई ऐसी करेंसी होगी जिसमें वो घट जाते होंगे और ज्यादा बढ़ जाते होंगे, ठीक है। तो डॉलर में आपको एक डॉलर में उसकी उस कंट्री, जैसे इंडिया है, इंडिया से हम कंपेयर करेंगे डॉलर को, तो उतना ही इंडियन रुपीज में जो हमें गुड मिलेगा उतना ही किसी और कंट्री में जाएंगे उसके रुपीज में कन्वर्ट होगा, उसका उतना गुड मिलेगा। इस तरीके से होगा। तो ऐसे ही ये बताया गया है कि भैया इसीलिए कंपैरिजन के लिए चूज किया गया और इक्वल अमाउंट जो है गुड्स और सर्विसेज का मिले इसीलिए चूज किया गया। अब नेक्स्ट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल एज इट इज जो हमने जियो में पढ़ा था, ज्योग्राफी में पढ़ा था, पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में जो मैंने पढ़ा था, एज इट इज वही है, एज इट इज। देखिए ये क्या है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो कि पूरे एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए हो, ठीक है, बिना डैमेज के जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। और जो डेवलपमेंट है अभी प्रेजेंट में वो ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर की जो जनरेशन आएगी ना उसे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ठीक है, उसे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जो डेवलपमेंट है वो बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए, बिना जो हमारा वातावरण है उसे बिना डैमेज किए जो डेवलपमेंट होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम इस तरीके से रिसोर्सेज का यूज करते हैं कि भैया वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे, ठीक है, तो वो ही क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। अब नीचे कह रहा है सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ से, ठीक है, अदन से ही जो अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग, बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि भैया सस्टेनेबिलिटी खत्म होती जा रही है, दैट द प्रेजेंट टाइम एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। मतलब लोग इतने अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग हैं वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, फ्यूचर नीड की तो रिक्वायरमेंट वो देख ही नहीं है, फ्यूचर की जो नीड्स हैं जो रिक्वायरमेंट है वो तो देख ही नहीं रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने वार्निंग दिया, ठीक है, क्या करने के लिए कि भैया जो आप प्रेजेंट टाइप की डेवलपमेंट कर रहे हो ना वो जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि उसमें लेवल ऑफ जो डेवलपमेंट है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है कि वो फ्यूचर की नीड्स को कंप्लीट कर सके, ठीक है, बात ये कही गई है। अब उलट पुलट कर रहे हैं पागलों की तरह में, ठीक है, तो सीधी सीधी ये बात है कि साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि भैया आप सस्टेनेबल तरीके से नहीं रह रहे हो क्योंकि आप फ्यूचर की नीड्स को नहीं देख रहे हो, खुद की नीड्स को पूरा किए जा रहे हो। अब आगे देखो, अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इसमें क्या बता दिया गया कि भैया ग्राउंड वाटर इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। अब कैसे, देखिए कि 300 डिस्ट्रिक्ट से ये रिपोर्ट मिली है, 300 डिस्ट्रिक्ट 300 जिलों ने ये कहा है कि भैया इनसे ये रिपोर्ट मिली है कि 4 मीटर जो पानी था ना वो 4 मीटर नीचे चला गया, पानी यहाँ था 4 मीटर नीचे चला गया, ठीक है, लास्ट 20 ईयर्स में, पास्ट 20 ईयर्स के अंदर वो क्या चला गया, वो 4 मीटर नीचे चला गया है। ये बात हमें बताई गई है कि भैया 4 मीटर वो दूर चला गया है, ठीक है। अब क्या है, वाटर लेवल क्या हो गया, मतलब इससे डिक्लाइन हो गया, वाटर की लेवल क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है, ये बताया गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बताया गया है कि 1/3 ऑफ द कंट्री, मतलब 1/3 जो कंट्री है, ठीक है, हमारी पूरी कंट्री है, जो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, वो जो ग्राउंड वाटर है उसका क्या कर रही है, ओवर यूज कर रही है, उसे ओवर यूटिलाइज कर रही है, जितना उन्हें यूज करना चाहिए उससे ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो वो क्या हो गया, ओवर यूज। मतलब 2 रीजन बताए गए कि जो ग्राउंड वाटर है इंडिया के अंदर, ठीक है, 300 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बताया गया है, 300 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बात बताई गई, रिपोर्ट दी गई है कि 4 मीटर जो ग्राउंड वाटर है वो डिक्लाइन हो चुका है। उसके बाद 1/3 ऑफ द कंट्री, मतलब 1/3 जो कंट्री है, ठीक है, वो ग्राउंड वाटर को ज्यादा यूज कर रही है। 1/3 पॉपुलेशन जो है वो हमारी कंट्री जो पॉपुलेशन है वो 1/3 पॉपुलेशन ओवर यूज कर रही है ग्राउंड वाटर का, उन्हें यूज करना चाहिए कम पर यूज कर रही है ज्यादा। क्यों, सस्टेनेबिलिटी नहीं है। जो फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी, ठीक है, अब उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो उन्हें कितनी समस्या होगी। तो उसी तरीके से इस वजह से सस्टेनेबिलिटी की सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो नेसेसरी कंसीडर किया जाता है। अब आता है एग्जॉशन ऑफ
नेचुरल रिसोर्सेज की, भैया जो प्राकृतिक संसाधन है उनका खत्म होना, एग्जॉशन होना, खत्म होना, ठीक है, कैसे हो रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे बताया गया कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, जब आप नाम में देखते हो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में सऊदी अरेबिया इस तरीके उस साइड की जो कंट्रीज है वो आती है, ठीक है। तो जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उन्होंने जो नेचुरल रिसोर्सेज के रिजर्व्स हैं वो उनके 808 है, और ये कितने साल चलेंगे, 70 साल चलेंगे, ठीक है, मतलब 70 ईयर्स चलेंगे, ठीक है। 70 ईयर्स या 7 ईयर्स है मेरे ख्याल से, आई थिंक 7 ईयर्स है, इसे चेक करके बताऊंगी, ठीक है। ओके, मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज है उसमें उसके जो रिजर्व्स हैं, ठीक है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनके 808 रिजर्व्स हैं, ठीक है, और वो कितने साल चलेंगे ये कंफर्म बताया नहीं गया है, मतलब उसमें दे रखा है तो डेटा चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। तो आप उसे डेटा, अगर आपकी न्यू बुक है तो आप एनालाइज कर लीजिए उस डेटा को क्या है वो, ठीक है। और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूएसए है, उसके अंदर जो रिजर्व है वो 50 है, मतलब 50 रिजर्व्स हैं किसके, नेचुरल रिसोर्सेज के, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, ठीक है, इनके, और ये 10 साल तक चलेंगे, 10.5 साल तक चलेंगे, ठीक है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर यदि बात की जाए, पूरे संसार की यदि बात की जाए तो उसमें 697 क्या है, 697 क्या है, उसमें रिजर्व्स हैं, और 697 यदि उसमें रिजर्व्स है तो कितने साल चलेंगे, वो 50 साल चलेंगे, वो 50 साल चलेंगे। ये बात बताई गई है कि भैया जो क्रूड ऑयल है, जो पेट्रोलियम है, ये डेवलपमेंट के मस्ट होता है, ठीक है। इंडिया भी क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, मतलब अलग अलग कंट्रीज है, इंडिया अलग अलग कंट्री से क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। अब आप ये कहोगे कि अलग अलग कंट्री से एक्सपोर्ट क्यों करता है, कि ये सिस्टम बना हुआ है कि भैया यदि हम किसी कंट्री को कुछ देते हैं तो हम बदले में उसे भी, मतलब जैसे हमने किसी से कुछ खरीदा वो कंट्री भी हमसे कुछ खरीदेगी, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सबसे लेते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा सब हमसे खरीद सके, एक से ही इसीलिए नहीं लेते क्योंकि एक से संबंध अच्छे होंगे तो बाकी कंट्रीज के साथ कैसे अच्छे संबंध होंगे। तो अब ये जो चैप्टर है इसका पार्ट सेकंड खत्म होता है, पार्ट पूरे हो चुके हैं, ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप बताइएगा ये चैप्टर कैसे लगा। और एक और बात बता देती हूँ कि जो क्विज है वो आज नहीं कल होगा और पूरे चैप्टर का होगा, ठीक है। तो ये वीडियो अब खत्म होती है, धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।